हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का एक नया चैप्टर नंबर 12 जो कि है फ्रिक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअल में है क्या और कौन कौन से फैक्टर्स इस फोर्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, the force which opposes the motion of an object over a surface is called force of friction. ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करे, रेजिस्ट करे, उस फोर्स को हम कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मान लो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को जो फोर्स अपोज करती है, रेजिस्ट करती है, उसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच लगती है? ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच। ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। देखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी है उस डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपना काम करती है। मान लो मेरे पास है एक बॉल, ठीक है, उसे मैंने थोड़ा सा पुश किया और इस डायरेक्शन में मूव करवाया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई करी उसके अपोजिट काम करेगी। ओके, क्लियर? अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन। एक बॉल जो ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो रेस्ट की स्टेट में आ जाएगी, वो रुक जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? इसी फोर्स की वजह से, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या है? स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे यूज किया जाता है फोर्स को मेजर करने के लिए। किसी ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लग रही है तो उस फोर्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस को। ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग। इसके अंदर एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है which gets stretched, जो कि स्ट्रेच हो जाता है when a force is applied to it। ठीक है, जब उस पे फोर्स लगती है तो वो जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। अब वो स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ है इसको मेजर किया जाता है एक पॉइंटर की हेल्प से। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कुछ इस तरह का पॉइंटर होता है और ये पॉइंटर इस तरह के ग्रेजुएटेड स्केल के ऊपर मूव करता है। ग्रेजुएटेड स्केल यानी इस स्केल के ऊपर काफी सारी मार्किंग्स होती हैं और वो मार्किंग्स अलग अलग पॉइंट्स को इंडिकेट करती हैं जिसकी हेल्प से हमें रीडिंग्स मिलती हैं। ओके, तो स्प्रिंग बैलेंस क्या है? स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है फोर्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लग रही है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है जो कि स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें हमें क्या करना है? टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। एक ब्रिक के अराउंड स्ट्रिंग टाई करनी है कुछ इस तरह से। पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हमें ब्रिक को खींचना है। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। जैसे ही ब्रिक मूव करना शुरू करेगी तभी हमें स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो रीडिंग आई है उसे नोट डाउन कर लेना है। It gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor. अब वो रीडिंग जो आई है वो क्या इंडिकेट करती है? वो इंडिकेट करती है कि ब्रिक के सरफेस और फ्लोर के बीच में कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ओके, नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब हमें ब्रिक के अराउंड पॉलिथीन रैप करनी है और इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? अब जो रीडिंग आएगी स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर वो कम आएगी पहले से। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिक के ऊपर पॉलिथीन रैप करने से उसका जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है और जहां पर सरफेस स्मूथ हो गया वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है। इसी वजह से जो स्प्रिंग बैलेंस है उसके ऊपर रीडिंग भी कम आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी और अगर सरफेस अनइवन होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1,
नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट, जो सर्फेसेस आपस में कॉन्टेक्ट में है उनका नेचर कैसा है, क्या वो सर्फेसेस स्मूथ हैं या फिर रफ हैं। अगर स्मूथ होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी, और अगर रफ होंगे या फिर अनइवन होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो इसी पॉइंट को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमें लेना है एक स्मूथ सर्फेस, वो टेबल भी हो सकता है, फ्लोर भी हो सकता है, और उस टेबल के ऊपर हम बनाएंगे इंक्लाइंड प्लेन, किसकी हेल्प से, बुक्स और एक वुडन ब्लॉक की हेल्प से। ठीक है, तो उस वुडन ब्लॉक को हम बुक्स के ऊपर स्लैंटिंग वे में प्लेस करेंगे, और उस वुडन ब्लॉक के ऊपर हम मार्क करेंगे एक पॉइंट जिसे नाम दिया है ए। ठीक है, उस पॉइंट से हम एक सेल को छोड़ेंगे। तो जैसे ही हम सेल छोड़ेंगे क्या होगा, थोड़ी दूर जाकर टेबल के ऊपर वो सेल रुक जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से रुका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, सेकेंड केस में हमें क्या करना है, टेबल के ऊपर एक क्लॉथ का पीस बिछा देना है। ओके, देन सेम वही चीज रिपीट करनी है, सेल को उस पॉइंट ए से छोड़ना है। अब फिर सेल थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा। अब इन दोनों केसेस में किस केस में सेल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इस केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो सारा सरफेस था ये स्मूथ था। ठीक है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगी और सेल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, सरफेस हो गया रफ, अनइवन, किसकी वजह से, कपड़े की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से सेल उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया और पहले ही रुक गया। ओके, क्योंकि सरफेस रफ होने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गई। सेकेंड इज हाउ हार्ड द सर्फेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। अब ये जो दो सर्फेसेस हैं ये कितना हार्डली एक दूसरे के साथ प्रेस्ड हैं, इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। देखो, जब मैट के ऊपर कोई नहीं बैठा तो उसे ड्रैग करना आसान होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैट और नीचे फ्लोर के बीच में कम होती है। लेकिन अब मैट के ऊपर जब कोई बैठा है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मैट को ड्रैग करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टू टाइप्स हैं फ्रिक्शन की, पहली स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इनको हम एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट, यानी जब कोई चीज रुकी हुई है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब है, देखो मान लो हमारे पास है एक बहुत ही हैवी बॉक्स और उस बॉक्स के ऊपर हम फोर्स लगाकर उसे मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मूव नहीं हो रहा लेकिन उस पर फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो मूव हो सके। ठीक है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, ठीक है, तो जब कोई चीज रेस्ट पे है और उसे मूव करवाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो मूव नहीं हो रहा, तो उस टाइम जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव और स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, देखो अब हम बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाए जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आया कि वो बॉक्स मूव करना शुरू कर गया। अब जब वो धीरे धीरे मूव कर रहा है उस टाइम पर, उस मोशन के दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स स्लोली ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आप बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में से ग्रेटर कौन सा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बड़ी होती है। देखो हम सब जानते हैं किसी भी चीज को अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो ज्यादा डिफिकल्टी होती है। क्यों, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।